हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस SSSCHL 2024 प्रीलिम सॉल्यूशन की सीरीज में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंग्लिश के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में। इससे पहले के सभी शिफ्ट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसमें काफी सारी चीजें आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने दी हुई हैं। ये सभी कोर्सेज जो कि आपके सामने नजर आ रहे होंगे, इन्हें आप लोग इस ऐप पर जाकर एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए भाई, इस क्लास का पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडीएम टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ईडीएम भरना है इसके अंदर। तो ईडीएम को फिल करने के लिए दिया गया जो आपका पूरा स्टेटमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। After months of dedication and effort, I finally completed the marathon. I can really for this accomplishment. तो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई कोई आदमी है, उसने डेडिकेशन और एफर्ट लगाए हैं और जिसकी वजह से उसने जो मैराथन है उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि आई कैन रियली फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, मैं मेरी इस अकम्पलिशमेंट के लिए रियली क्या हूं। वो जो क्या हूं है ना, वो वाला आपको इसमें ईडीएम फिल करना है। पहला, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, कभी भी अगर ये वाला ईडीएम आपको देखने के लिए मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है बिना सहारे के मुसीबत में। मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको उस सिचुएशन से निकलना कैसे है, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना कैसे, उसका आपके पास सॉल्यूशन अगर नहीं है, तो मतलब आप क्या है, आप अ क्रीक विदाउट अ पैडल है, यानी कि बिना सहारे के आप मुसीबत में फंस गए हैं। वो ये ईडीएम है। क्या ये वाली बात आपके सेंटेंस में फिट हो रही है? नहीं हो रही ना? ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़ी की तरह खाना। इसका मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या इसका कोई यहां पर जा रहा है, आई कैन रियली बहुत सारा खाना खाऊंगा मैं इस अकम्पलिशमेंट के लिए, कोई कॉन्टेक्स्ट फिट हो रहा है? नहीं हो रहा ना? ठीक है। तीसरा है पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, अपनी बैक पर खुद को पैट करना, या फिर पैट माई सेल्फ ऑन द बैक का मतलब होता है कि मैं अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा हूं। मतलब मैं अपने आप को प्रेज कर रहा हूं, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मैंने कई सारे महीनों के डेडिकेशन और एफर्ट के बाद फाइनली इस मैराथन को कंप्लीट किया था। तो पैट माई सेल्फ ऑन द बैक वाला जो ईडीएम है, कि खुद की प्रशंसा करना, अपनी अचीवमेंट को लेकर खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना, खुद को प्रेज करना, उसके लिए ये ईडीएम आपका यूज होता है, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। तो ये वाला जो आपका ईडीएम है वो इसमें जाएगा। फिर देखो, एक इन्होंने चौथा भी ईडीएम दिया है जो है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है जब आप ना अस्थिर हो जाते हैं, मतलब आप बिहेवियर में क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं, तो आप अस्थिर हो गए। तो ये भाई साहब यहां पर अस्थिर थोड़ी ना हुए थे। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। ठीक है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है आपको। वर्ड दिया गया है ग्रोटेस्क्यू। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जा चुकी है, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अगली तरीके से डिस्टॉर्टेड कर दी गई है। मैं अगली बोल दो या फिर आप इसको डिस्टॉर्टेड बोल दो, हिंदी में आप इसको बोल देंगे विकृत, अस्त व्यस्त अगर कोई चीज है तो उसको कहा जाता है ग्रोटेस्क्यू। ठीक है। अब इन्होंने दूसरी तरफ आपको सीधे सीधे अगली वर्ड ही दे दिया, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। शेमफुल का मतलब सभी को पता होगा, शर्मनाक। कोई चीज जिसमें आपको शेम हो जाए, डिसग्रेस फील हो, तो उसको हम शेमफुल कहेंगे। कमली एक अच्छा वर्ड है। कमली का मतलब होता है सुंदर, है ना? तो कोई चीज देखने में अगर प्लीजेंट है या फिर अट्रैक्टिव है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, कमली कहूंगा। स्पॉन्टेनियस भी आपने वर्ड सुना होगा।
स्पॉन्टेनियस मतलब आपने आपके अंदर कोई इम्पल्स आया, आपको अचानक से फील हुआ कि अकस्मात, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं, आपने पहले से सोचा नहीं था, आपने किसी चीज को स्पॉन्टेनियस कर दिया, मतलब तुरंत के तुरंत कर दिया। आपको लगा, आपके इंस्टिंक्ट ने आपको इम्पल्स दिया कि भाई हाँ करना चाहिए, तो करना चाहिए, मतलब ये क्या था, आपका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में दिया है थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन चीजों को देखा और टच करा जा सकता है उसको क्या करता कहते हैं हम, उनको कहते हैं टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल वही तो चीज होती है ना जिसको हम स्पर्शनीय कहते हैं। जैसे एक सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है ना, तो टेंजेंट क्या करती है, इसके ऊपर टच करती है ना। तो थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड उसको हम टेंजिबल कहते हैं। तो ये एक अच्छा वर्ड है, इसको लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने एक वर्ड दिया है आपको, इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है जिस चीज का आप वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं इसको कह दूंगा अवर्णनीय। मैं एक्सप्रेसिबल नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि इनएक्सप्रेसिबल हूं, मतलब कोई चीज इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको कन्वे नहीं कर सकते शब्दों में, शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते, तो उसको आप इनएक्सप्रेसिबल कहेंगे। इम्पैल्पेबल एक अच्छा वर्ड है, पहले भी आपने इसको एग्जाम में आता हुआ देखा होगा। एक ऐसी चीज जिसको आप ना फील या फिर टच नहीं कर सकते, तो टेंजिबल का एक तरीके से ये ना ऑपोजिट हो जाएगा इम्पैल्पेबल। ठीक है, इसको अस्पर्श हम बोल देंगे। स्पिरिचुअल सभी को पता है क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, कोई चीज जो कि स्पिरिट या फिर सोल से रिलेटेड हो, उसको हम स्पिरिचुअल कहेंगे। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस हमें इन चार ऑप्शंस के अंदर ढूंढना है, तो चलो भाई एक एक करके ढूंढता है। देखो ये इन्होंने चारों ऑप्शन के अंदर ये जो रेस्टोरेंट वर्ड है, देखो ये कॉमन नहीं दिया है यार। हर सेंटेंस में इन्होंने, देखते हैं कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या यूज की है। सभी को पता है कि रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, आप रेस्ट याद रखेंगे, फिर उसके बाद AURANT। ठीक है, RESTAU ये वाला गलत है भाई, RESTAU ये वाला गलत है, RESTAURANT ये वाला ठीक है, RESTAU ये वाला भी गलत हो गया, तो सिर्फ ये वाला है भाई जिसमें आपका स्पेलिंग करेक्ट इन्होंने यूज करी है। तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, बताओ ये सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया गया है लविंग। यार लविंग का तो मतलब पता है ना आपको, कोई चीज जो कि प्रेम पूर्ण हो, जिसमें प्यार भरा हो, उसको हम लविंग कहेंगे ना। जहां पर आप अपना प्यार दिखा रहे हैं, आप अफेक्शन दिखा रहे हैं किसी के प्रति, मतलब आप लविंग है किसी के प्रति, है ना। अब ये अफेक्शनेट वाला वर्ड जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये आपका सही चला जाएगा ना। अफेक्शनेट का भी मतलब होता है किसी को लेके आपका स्नेह होना, तो आप क्या है, स्नेही हैं, मतलब आप अफेक्शनेट है, मतलब आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी फॉन्डनेस को दिखा रहे हैं कि आप सामने वाले को कितना पसंद करते हैं, आप टेंडरनेस दिखा रहे हैं कि आप सामने वाले को कितना प्यार करते हैं। तो एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ऑफिश एक वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है, इसका मतलब होता है अप्रिय, जो आपको प्रिय ना हो, या फिर किसी को अगर आप अनफ्रेंडली कहना चाहें तो वो भी ऑफिश हो जाएगा। रिजुमिनेट का मतलब सभी को पता है, जिससे हम दोबारा से जिसमें जान डाल दें, किसी को दोबारा से जवान कर दें, है ना, वो आपका रिजुविनेट होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आप किसी के नीचे वाला, मतलब जो लोअर हो, ठीक है, किसमें, रैंक में या फिर पोजीशन में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो सबऑर्डिनेट है हमारा। तो यहां पर अफेक्शनेट और लविंग एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड जिसका सेम मतलब है, जो कि सेंटेंस का सेंटेंस है। अ सेंस और मेन पॉइंट ऑफ एन पैसेज, लेक्चर और बुक। किसी भी पैसेज का जो एसेंस है, एसेंस मतलब जिसके बारे में आपको एक प्रकार से सारी चीजें पता चल रही है, या फिर मेन पॉइंट किसी भी पैसेज का, किसी भी लेक्चर का, या फिर किसी भी बुक का। एक वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है जिस्ट। जिस्ट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि किसी चीज का सार। तो सार ही को तो हम मेन पॉइंट या फिर एसेंस कह देते हैं। भाई मैंने कोई बुक पढ़ी, मैंने कहा कि भाई इस बुक के अंदर
एक ऐसे प्रेम के बारे में डिस्कशन करा गया है जो कि सेल्फलेस है ना? तो वो क्या है, एक जिस्ट मैंने बता दिया। तो जिस्ट का मतलब होता है सार। तो अगर किसी पैसेज का, किसी लेक्चर का, किसी बुक का मैं मेन पॉइंट या फिर एसेंस बोल रहा हूं तो वो उसका जिस्ट ही हो जाएगा। बाकी ये मीनिंग का मतलब अर्थ है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो जाता है कि महत्व होना, है ना? इसका मतलब महत्व हो जाएगा किसी की, वर्दी होना, कि वो उसको अटेंशन मिले। हार्ट का मतलब सबको पता है, ये भी हृदय होता है। एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। Arushya purchased the most good of all the suits kept in the shop. The most good, the most good या फिर the best। तो अरुष्या परचेज द बेस्ट ऑफ ऑल द सूट्स kept in the shop। शॉप में रखे गए सभी सूट्स में से जो बेस्ट था वो अरुष्या ने परचेज किया। तो यहाँ पर सीधा आपका द बेस्ट आना चाहिए था। मोस्ट गुड का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द शेफ प्रिपेयर्स द मील विद ग्रेट केयर। आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, द मील, इसको क्या करना है, शुरुआत में ले जाना है। और जो फिर वर्ब है प्रिपेयर्स, इस प्रिपेयर्स को आपको किस प्रकार से एडजस्ट करना है, इज प्रिपेयर्ड। सो द मील इज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर बाय whom, बाय द शेफ। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसको एक्टिव वॉइस में देखना है। द नॉवल ऑफ डिकन्स आर बीइंग रेड बाय हुम, मयंक। अब मयंक भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, आपका शुरुआत में चले जाएंगे, है ना? सब्जेक्ट जो है मयंक। तो मयंक क्या कर रहा है, आर बीइंग रेड। तो आर बीइंग रेड को लेकर क्या हो जाएगा, इज रीडिंग हो जाएगा। तो मयंक इज रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स। ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी है, ठीक है। चलिए जी, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको इसमें भरना है। वर्ड क्या है, कन्वेल्सिंग। अच्छा वर्ड है। मुझे लगता है कि एसएससी के एग्जाम्स में इस शब्द को इतना ज्यादा यूज नहीं किया गया है। कन्वेल्सिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी की हेल्थ को रिकवर होता हुआ देखते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, वो मान लो बीमार हो गया था या फिर किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसकी हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, तो वो व्यक्ति अपनी हेल्थ से जब रिकवर करे, वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो दोबारा से उसके अंदर एनर्जी आने लग जाए, वो बीमार होने के बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो उसके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको लेकर हम वर्ड यूज करते हैं कॉनवैल्सिंग। स्पेलिंग देख लीजिएगा। कन्वैल्सिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य को ठीक करना। तो यहाँ पर इसका जो देखो, ये रिकवरिंग दिया गया है। रिकवरिंग का भी मतलब क्या होता है, आप दोबारा से स्वस्थ होते हैं, आप रिकवर करते हैं, तो यही जाएगा इसमें। ट्रेवलिंग का मतलब यातायात, अटैक का मतलब किसी पर आक्रमण, एलिंग का मतलब होता है आप जब बीमार हैं, पुअर हेल्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेल्सिंग का जो करेक्ट सिनोनिमस यहाँ पर फिट होगा वो रिकवरिंग फिट हो जाएगा। ओके। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको भरना है जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विद हिज वर्ड्स टैटूज इन देयर स्किन। यार, इन देयर स्किन क्या होता है, आप ऑन यूज करोगे ना। टैटूज ऑन देयर स्किन, तो टैटूज आपके सरफेस पर होते हैं ना, स्किन के अंदर थोड़ा ना घुस जाते हैं। तो टैटूड ऑन द स्किन आपका आना चाहिए था, इन द स्किन की जगह पर। तो ये आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो जाएगा इसमें, ठीक है। फोर सेगमेंट है, एरर किसमें, द लायंस बिकम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। बिकम्स वायलेंटली क्या होता है भाई, सही जाएगा, मतलब बिकेम वायलेंटली, उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया, है ना? तो क्या ये सही जा रहा है इसके अंदर? हम्म। प्राइमरी इश्यू सेंटेंस के अंदर आपको इस एडवर्ब वायलेंटली से नजर नहीं आ रहा है। ये वायलेंटली की जगह पर आपका सीधा ये वायलेंट अगर लिख देते तो सही नहीं जाएगा कि भाई जो लायन है वो वायलेंट होने लग गए तब जब विजिटर्स ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। तो कहाँ है वायलेंट का है, तो ये वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें एरर हो जाएगा यार। ठीक है, बिकेम वायलेंट आपका सीधा सीधा आ जाएगा।
सिनोनिम आपको बताना है, नेसेसरी आपको दिया गया है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको नीडेड है, आवश्यक है ना, रिक्वायर्ड है, उसको हम नेसेसरी कह देते हैं। अब यहाँ पर पहला वाला वर्ड देखो क्या दिया गया है, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है आपके लिए? कोई चीज जो कि जरूरी हो, है ना, मतलब कोई चीज जो कि नीडेड हो, आपको रिक्वायर्ड हो, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हो जाएंगे यहाँ पर। सिंपल है। बाकी के वर्ड ही इसमें यार देखो आसान है। स्पेशल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि मतलब किसी स्पेस से रिलेटेड हो, किसी स्थान से रिलेटेड हो, है ना, स्थानिक हम बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है कोई चीज जिसका अस्तित्व होता है, मतलब ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियल के बीइंग में होने से। पोटेंशियल का मतलब होता है शक्तिशाली, तो ये भी हो गया भाई। एंटोनिम बताना है आपको, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल देखो बहुत ही कॉमनली इसको यूज करा जाता है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि ना क्लियर है, या फिर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, या फिर मैं ये कह सकूं कोई चीज अगर आपको क्लियर है तो वो आपका इंटेलिजिबल हो जाएगी, या आप उसको समझ सकते हैं। अब यहां पर मुझे इसका विपरीत ढूंढना है। पहला देखो क्या दिया गया, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब अगर पता है तो आप इसी को लगा दोगे। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि अनक्लियर है। आपने कुछ कहा और मुझे वो समझ में नहीं आया कि आपने क्या कह दिया, आप लॉजिकली उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाए, आप कंफ्यूज हो गए। वो चीज क्योंकि संबंध ही नहीं है, तो उसको मैं अनक्लियर कहूंगा, मतलब वो इनकोहेरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इसमें एंटोनिम हो जाएंगे, विलोम नजर आ गए यहाँ पर। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर करना, सोच समझकर काम करा जाता है, उसको हम डेलिब्रेटली कहते हैं। स्क्रिप्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि लिखी गई हो, है ना, स्क्रिप्टेड हो। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ना, जैसे आप गबन करते हैं, चुराते हैं आप, हेर फेर करते हैं, मतलब मनी का मिस एप्रोप्रिएशन करना। आप किसी का ट्रस्ट तोड़ के किसी संस्था के अंदर अगर पैसे का गबन कर रहे हैं तो उसको एम्बेजल करना कहता है। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन चार में से ढूंढना है। पहला है पोजेशन। पोजेशन की स्पेलिंग सही है भाई, दो एस होते हैं, ई के इधर भी और ई के उधर भी। तो जो आपका पोजेशन वर्ड यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? मालिकाना हक, है ना, मालिकाना हक, किसी चीज को पजेस करना। ठीक है। दूसरा है रैफर्ड। रैफर्ड में देखो यहाँ पर दो बार आते हैं भाई, ये भी आपका बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया। रैफर्ड का मतलब क्या हो जाता है? जब आप किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, संदर्भ में ले रहे हैं, तो रेफर्ड है। तीसरा है वेदर। वेदर का मतलब भी सबको पता है, मौसम, बिल्कुल सही स्पेलिंग यूज की है। फिर इन्होंने वर्ड दिया यहाँ पर अनफोर्सीन। अभी जो FOUR लिख दिया ना इन्होंने, ये यहाँ पर गलत कर दिया यार। ठीक है। करेक्टली जो वर्ड होगा वो होगा UNFORE, और फिर उसके बाद आप सीन लगा दो, FORE आएगा यहाँ पर। तो ये चौथा वाला जो वर्ड है ना, ये इन्होंने इनकरेक्टली स्पेल्ड किया था। अनफोर्सीन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसको आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर जिसको आप एक्सपेक्टेड नहीं देख रहे थे, तो वो अनफोर्सीन है, जो कि होना ही होना है, मतलब पता नहीं है जिसके बारे में। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है भाई। फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से लगने वाले डर को क्या कहा जाता है? ऑफिडियोफोबिया कहा जाता है। इसको सांपों का डर कहता है, ऑफिडियोफोबिया। तो अच्छा है, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जब आप कन्फाइंड जो जगह होती हैं उनसे डरते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस से डरते हैं, तो उसको कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। ज़ैनोफोबिया भी आपका कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहां पर आप किससे डरते हैं? आप स्ट्रेंजर्स से डरते हैं। स्ट्रेंजर्स बोल दीजिए या फिर फॉरेनर्स। आप फॉरेनर्स का फियर अगर रखते हैं तो आपके अंदर ज़ैनोफोबिया है। फिर इन्होंने दिया है साइनजेंसोफोबिया। सिनजेंसोफोबिया। सिनजेंसोफोबिया का मतलब होता है, मतलब ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है।
ये ऐसी शायद इन्होंने कोई वर्ड यूज कर दिया है, बट इसका मतलब तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है यार। सिनोनिम बताना है आपको। वर्ड यहां पर दिया गया है इवोक। इवोक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को किसी चीज की ना याद दिलाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक रिकॉल, एक फीलिंग को रिकॉल कर रहे हैं, किसी फीलिंग को याद कर रहे हैं, एक मेमोरी में चीज को याद रखना है, कोई इमेज को आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज को रिकॉल कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है इवोक। ठीक है। अब इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है इंड्यूस। बस यहीं पर रुक जाइएगा। इंड्यूस का मतलब होता है कि भाई आप कामयाब हो गए हैं किसी चीज को परसुएड करने में, है ना? किसी ऐसी चीज को परसुएड करने में, या फिर कोई चीज जो कि आप कहीं पर लीड कर रही थी कुछ करने के लिए, तो वो क्या है? इंड्यूस है। ठीक है। इवोक का मतलब क्या था? जहां पर आप एक फीलिंग को रिकॉल कर रहे हैं या फिर आप पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं। और इंड्यूस का मतलब भी मुझे क्या नजर आ रहा है कि जब आप किसी को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं कोई चीज करने के लिए। तो प्रेरित करना, और एक तरफ आप रिकॉल कर रहे हैं, तो वो भी तो आप एक प्रेरित करने वाली फीलिंग में जा रहे हैं। तो ये दोनों एक तरीके से अभी तक तो यहाँ पर सिनोनिमस नजर आ रहे हैं। बाकी के भी देख लेते हैं। अबेंडन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना, है ना? मतलब अबेंडन कर देना, किसी चीज को डेजर्ट कर देना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि कम कर दी जाए, तो उसको हम रिड्यूस कहेंगे। डाइवर का मतलब क्या होता है? जब हम डाइवर, ये यहाँ पर टी भी होना चाहिए ना, डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब हो जाएगा आपको कोई चीज जो कि मोड़ दी गई हो। ठीक है। तो ये इवोक और इंड्यूस वाले जो वर्ड है वो सही यहाँ पर आपका जाएंगे। ठीक है भाई। ये पैरा जम्बल्ड सेंटेंस इन्होंने आपका दिया है, एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर। तो देखो स्टार्टिंग तो इससे नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। बाई प्रोवाइडिंग देम विद फूड, इससे भी स्टार्टिंग नहीं हो रही है। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाई बीइंग इन द प्रेजेंस, यहां से भी शुरू नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर है ना? इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद के थर्ड स्टेटमेंट से आप अपना इस पैराजम्बल सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो तीन ऑप्शन में तो आपका उसी से स्टार्ट है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे एक लॉजिकल सीक्वेंस को। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। क्या करके? बाई बीइंग इन प्रेजेंस, बाई प्रोवाइडिंग देम विद फूड। अब देम कौन है उसके बारे में नहीं पता है, तो बाई बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड बाई प्रोवाइडिंग देम, ये वाला सही जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले अगर एट द सेम टाइम वाला भी आप पोर्शन यूज कर लें, तो देखो शुरुआत कैसे हो रही है। ये आपका पहले आएगा, फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। फिर क्या करके? बाई बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर। पुअर को क्या देकर? बाई प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथ्स, मनी और गेन। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो क्या रहेगा सीक्वेंस? सी डी ए बी। सी डी ए बी, ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। ठीक है। अंडरलाइन ईडीएन का आपको सही मीनिंग बताना है। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब होता है किसी की पहली स्पीच। तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मेडन का मतलब होता है पहला। ठीक है। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको एरर बतानी है। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द एक्सीड इंसिडेंट टुक प्लेस। जेरी ड्राइविंग होम, जेरी वॉज ड्राइविंग कर दो ना भैया आप। यहां पर अगर आप वॉज लगा दोगे तो आसान रहेगा आपके लिए सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, जब उसका जो इंसिडेंट है वो हुआ था। तो जेरी ड्राइविंग वाला जो पार्ट है यहां पर एरर थी यार। ठीक है। चले भाई, अब हम आ जाएंगे हमारे इस क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज, hearing in another words is necessary but is not a sufficient for listening. Listening involves hearing with attention. Listening is a process that concentration. While listening, one should also be observant. In other words, listening has to do with the ears, with the eyes, and the mind. Listening is to be understood as the total process that involves hearing with attention, being observant, and making interpretations. Good communication is essentially is an process. यार लिसनिंग को लेकर बात हो रही है। ठीक है। तो पहला वाला जो ब्लैंक है उसको देखेंगे।
लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज टूवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड या थ्रू आउट। आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर पैसेज आपसे क्या डिस्कस कर रहा है कि भाई जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है किस किस के बीच में, हियरिंग के बीच में और लिसनिंग के बीच में। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाई जो लिसनिंग है वो सिर्फ सुनने से नहीं है, उसमें और भी कई सारे एक्शन होते हैं। अब यहां पर आपको बोला गया कि लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज बियॉन्ड, ये उसके भी परे है, तो बियॉन्ड यहां पर आपका फिट होगा। ठीक है, आगे आएंगे। अगला है हियरिंग इन अनदर वर्ड इज नेसेसरी बट इज नॉट अ सफिशिएंट फॉर लिसनिंग। सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग, सफिशिएंट प्लेस फॉर लिसनिंग, सफिशिएंट डेकोरम फॉर लिसनिंग, या फिर सफिशिएंट सिनेरियो फॉर लिसनिंग। आपको पता है कि पैसेज डिस्कस कर रहा है रिलेशनशिप हियरिंग और लिसनिंग के बीच में, जिसमें ये इंडिकेट करा जा रहा है कि हियरिंग अकेले जरूरी नहीं है लिसनिंग के लिए। तो यहां पर जो शब्द आप ऐड करेंगे वो ये इंडिकेट करना चाहिए कि जो हियरिंग है वो नेसेसरी एस्पेक्ट है, बट अलोन लिसनिंग को कंप्लीट नहीं करता। तो कंडीशन, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग यहां पर आपका सही जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। तीसरा है लिसनिंग इज प्रोसेस दैट कंसंट्रेशन। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अप कंसंट्रेशन, टेक्स फॉर कंसंट्रेशन, कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन या फिर डिस्पोजेस ऑफ कंसंट्रेशन। यार कॉल्स फॉर नहीं आएगा, कॉल्स फॉर का मतलब क्या है कि लिसनिंग नेसेसिटेट्स कंसंट्रेशन। लिसनिंग के लिए आपको कॉल्स फॉर मतलब जरूरी है, तो कॉल्स फॉर का मतलब क्या है, कॉल्स फॉर का मतलब जरूरी तो है ना उस समय पर जो कि आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो यहां पर कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन जाएगा। चौथा, इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज टू डू विद ईयर्स। अब यहां पर क्या आएगा, विद द आईज एंड द माइंड। इन अदर वर्ड्स लिसनिंग तो ईयर से हो जाएगी, ऑल्दो विद द ईयर्स, रादर विद द आईज, yet with the eyes, as well as with the eyes। तो as well as आपका जाएगा ना कि भाई देखो दूसरे शब्दों में लिसनिंग आपका कानों से तो संबंधित है, इसके साथ साथ यानी कि as well as with the eyes and the mind, ये आएगा यहां पर। पांचवा ब्लैंक भरेंगे यार। गुड कम्युनिकेशन is essentially an process. Good communication is essentially an interactive process, obnoxious process, पिक्यूनरी प्रोसेस या फिर ऑनरस प्रोसेस। तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस रहेगा ना भाई। गुड कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व करेगा इंटरेक्शन को, जो कि इंडिकेट करेगा एक टू वे प्रोसेस जो कि स्पीकर और लिसनर के बीच में होगा। तो यहां पर आपका ये जो इंटरेक्टिव है कि एक आपका स्पीकर होगा एक लिसनर होगा, इनके बीच में एक इंटरेक्शन के प्रोसेस को आप देखेंगे, इसीलिए आप इस इंटरेक्टिव वाले वर्ड को यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई ये थे आपके 25 सवाल जिसका हमने डिस्कशन किया। 24 ऑफ सितंबर की शिफ्ट 3 की क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना है। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है RobinSIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस कोई भी डाउट वगैरह हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट रहिएगा, सो दैट कि कोई भी अपडेट अगर एग्जाम रिलेटेड आती है तो आप लोगों के साथ मैं वहां पर कनेक्टेड रहूं। मेरे इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप लोगों की तैयारी के लिए प्रोवाइडेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।